को राजनीति से दूर किया जा रहा है। युवाओं को जोड़ने की ये जो मुहिम है वो क्यों शुरू किया है आपने? युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाई जाए। डिलिमिटेशन के खिलाफ किसी भी नेता ने कुछ नहीं बोला है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो 1971 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में तो शामिल ही नहीं है। हमारे सांसदों की जो आबादी है वो 30 लाख पे चली गई है और उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। प्रक्रिया क्या है डिलिमिटेशन लागू करने की? हम महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये तो तब लागू होगा जब डिलिमिटेशन लागू होगा। हर नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप परिसीमन के बाद से लगे। पॉलिटिकल फ्लॉज की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, इस सिद्धांत की अभी फिलहाल हालत क्या है पॉलिटिकल वर्ल्ड में? जो मूल सिद्धांत थे हमारे संविधान के, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट काफी अहम है, वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं वो ना ही सिर्फ एक युवा नेता हैं बल्कि सामाजिक चिंतक हैं, साथ ही साथ वो परिवर्तन के वाहक भी हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो उनकी आवाज जो है वो ना ही सिर्फ युवा के लिए बल्कि पूरी नारी शक्ति के लिए सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। मैं बात कर रही हूं रुद्र प्रताप सिंह जी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि आप आई युवा और युवा भारत अभियान के साथ जुड़े हैं, आप उनके संस्थापक हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आप युवाओं को जोड़ने की ये जो मुहिम है वो क्यों शुरू किया है आपने? मनीषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं शुरुआत से ही छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूं और छात्र राजनीति में मेरा राजनीति का थोड़ा सा तरीका अलग था। मैं किसी संस्था, किसी पार्टी से संबंधित नहीं रहा हूं। मेरी एक विचारधारा थी कि अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टी जो है वो सब कुछ सही करती है या कोई पार्टी सब कुछ गलत करती है, तो ये मान के चलना चाहिए कि जो गलत हो उसके खिलाफ होना चाहिए, जो सही हो उसके साथ होना चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति करे, मैं उसी का समर्थक रहा हूँ। तो इस तरह से मेरी एक जर्नी रही है और मैं छात्र आंदोलन से जुड़ा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं भारत की राजनीति में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनके जो राजनीतिक भागीदारी है उसको कम किया जा रहा है। और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि युवाओं की सोच राजनीति में आने की नहीं है या युवा राजनीति करना नहीं चाहता है। इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने महसूस किया, कि एक सोची समझी साजिश है जिससे युवाओं को राजनीति से दूर किया जा रहा है। तो इसी को लेकर के मैंने आयुवा की स्थापना करी 2010 में, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाई जाए और उसी पे हमारी संस्था काम कर रही है। उसी के क्रम में हमने फिर युवा भारत अभियान शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो युवा भारत अभियान का एक मुख्य बिंदु ये होता है कि हर गांव में एक खेल का मैदान और एक ई लाइब्रेरी की स्थापना करी जाए। उसके दो पहलू होते हैं, दो उसके फ़ायदे हैं जो हमने अपने समझ से बनाया। कि उसका ये फ़ायदा सबसे बड़ा होता है कि गांव में एक तो जगह मिलती है, क्योंकि हम लोग सभी लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो बच्चों को खेलने के लिए कोई पर्याप्त सुविधाएं ही नहीं हैं। लोग खेतों में खेल रहे हैं या इस रोड पे खेल रहे होते हैं, तो उनका उस तरह से विकास ही नहीं हो पाता है। दूसरे, उसमें एक रोजगार सृजन इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर आपको एक फिजिकल टीचर रखना पड़ेगा जो वहाँ प्रशिक्षित कर सके। हम शहरों में इस चीज़ की व्यवस्थाएं बहुत देख रहे हैं, लेकिन गाँव में नहीं है। और आज के डेट में अगर हम पूरे देश की बात करें तो 6.5 लाख गाँव होते हैं। तो अगर एक लाइब्रेरी में आप लाइब्रेरियन की नियुक्ति कर दें और एक स्पोर्ट्स में आप एक नियुक्ति करते हैं, तो लगभग 15 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलता है और वहाँ विकास की संभावना बढ़ती है। इसी तरह से और 2-3 पहलू हैं जिस पे हम लोग युवा भारत अभियान में काम कर रहे हैं और उसी तरह से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी जो अगर मैं कार्यशैली देखूं तो मतलब छात्र से लेकर के जन आंदोलन तक और फिर 2026 के बाद डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण के लिए आवाज़ उठाने तक, ये प्रतीत होता है कि आपका जो मतलब आपकी जो राजनीति को लेकर के जो दृश्य है, जो आप दृष्टि है, वो सिर्फ एक करियर की तरह आप नहीं देखते हैं बल्कि आप इसको एज अ सामूहिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं। देखिए मनीषा जी, जो मैं डिलिमिटेशन की बात कर रहा हूँ उस पर मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और इस समय इस मुद्दे को लाने का वजह सिर्फ ये रहा है कि 2026 में डिलिमिटेशन की जो रोक है वो समाप्त होगी या उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो ये एक सही समय है जिस पे हम लोग बात करें। अब जैसे डिलिमिटेशन की जब बात होती है तो केवल ये एक शब्द से ज़्यादा नहीं किसी को जानकारी में, लोग सामान्य तरीके से समझते हैं। लेकिन जब हमारे देश का संविधान बना
तो देश का संविधान किसने बनाया? हमारे देश के जो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, जी। उन सब उन लोगों ने मिलकर एक आम सहमति से इस देश का संविधान बनाया और उस संविधान में उन्होंने ये चीज़ ऐड करी कि परिसीमन होगा। हर जनगणना के जब आंकड़े आएंगे हर 10 साल के बाद देश का जो होगा वो परिसीमन इसमें होगा और उस परिसीमन के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि होंगे वो तय किए जाएंगे। और आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में परिसीमन पूर्ण रूप से सही तरीके से और सुचारू रूप से चला। जी बिल्कुल। लेकिन एक परिस्थिति आती है जिसको समझने की ज़रूरत होती है कि वो परिस्थिति क्यों बनती है। देश में इमरजेंसी लगती है और इमरजेंसी के दौरान परिसीमन पर रोक लगा दी जाती है और परिसीमन पर रोक लगाई जाती है सीधे 25 सालों के लिए। जी। फिर उसके बाद टाइम पूरा हो रहा होता है तो सरकार उसको बढ़ा के 25 साल और बढ़ा देती है और ये सीधे पहुंच जाता है 2026 में। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इस पे रोक लगाने के पीछे की क्या मंशा हो सकती है। या तो हमारे संविधान निर्माता जो थे वो गलत थे, उनको परिसीमन बनाने की व्यवस्था बनाने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। जब देश आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसी समय कह दिया जाना चाहिए था कि हमारे सीटें इतनी फिक्स रहेंगी, उसी के आधार पर हम काम करेंगे। लेकिन उन्होंने उसके साथ जनसंख्या के साथ इसलिए जोड़ा कि समय समय पर चीज़ें जब बदलती हैं, अगर परिस्थितियां बदल रही हैं तो हमको उस परिस्थितियों के अनुसार अपनी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। और इसी के लिए उन्होंने डिलिमिटेशन को लागू किया कि 10 साल की जनसंख्या गणना होगी और उसके बाद वो लागू होगा। लेकिन इसके पीछे की जो मुझे जो समझ पाया, मैं इसको जितना स्टडी किया, एक सोची समझी साजिश है, एक मंशा के तहत इसको रोक लगाया गया और इतने सफाई से इसके साथ काम किया गया कि किसी भी आम जनता का, आम व्यक्ति का तो इस पे ध्यान ही नहीं गया कि इतने बड़े अधिकार की बात हमसे छीन ली गई। आज आप एक बात बताइए कि वर्तमान परिस्थिति में एक वोटर के अधिकार के लिए राजनीतिक दल जमीन से लेकर के हर जगह संघर्ष कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि के लिए किसी ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। पूरे कहीं पर जाकर आप सर्च कर लीजिए, डिलिमिटेशन के खिलाफ किसी भी नेता ने कुछ नहीं बोला है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी चीज़ आती, आज आपने देखा होगा कि कोई भी बिल संसद में आए, चाहे वो सही हो गलत है, उसका भी पक्ष और विपक्ष होता है। यही एक ऐसा सिद्धांत है कि जिसका किसी ने विरोध ही नहीं किया और विरोध के पीछे का कारण, न विरोध करने के पीछे का कारण आज तक नहीं समझ में आता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि राजनीति की एक साजिश रही है, उसी साजिश के तहत इसको रोक लगाई गई और उसके दुष्परिणाम जो देश को मिले हैं वो तो बहुत व्यापक हैं। उसके बारे में तो जब हम लोग चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि इसके दुष्परिणाम कितने निकल करके सामने आए। जैसे कि आपने बात किया कि रोक लगाई गई, अगर हम देखें जो असल में डिलिमिटेशन हुआ था 1971 में हुआ था और 2001 का जो था वो फॉर्मेलिटी कह सकते हैं आप, आफ्टर 1976 जो इमरजेंसी के बाद किया गया था। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि 1976 और 2001 में जो डिसीजंस लिए गए वो क्या सुचारू रूप से इस्तेमाल किए गए थे, मतलब अमल किए गए उस पर, और अगर अमल किया गया है तो क्या वो सही था कि इतने सालों तक फ्रीज किया गया? वो जो डिसीजंस लिए गए थे कि 2026 तक हम फ्रीज करेंगे, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कह तो रहा हूँ कि ये एकदम सोची समझी साजिश है। अगर ये साजिश नहीं होती तो इतनी बड़ी चीज होनी ही नहीं चाहिए देश में। कारण क्या है कि आप जनप्रतिनिधियों के निर्धारण की जो प्रक्रिया है उस पर आपने रोक लगा दी। आज के डेट में अगर आप इसको आसान भाषा से कहिए तो 1971 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में तो आप शामिल ही नहीं है, क्योंकि जो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व है 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। तो 1971 की जनसंख्या जो थी उसके आधार पर जो लोग पहले हैं वो इस लोकतंत्र में शामिल हैं। जब उसके बाद के जो लोग पैदा हुए उनको इस लोकतंत्र में शामिल ही नहीं किया गया, उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं तय किया गया, तो इसमें शामिल ही नहीं, तो लोकतंत्र की बात कहाँ होती। आज आप एक बात बताइए, कितनी हास्यास्पद चीज है कि 1971 में जब जनगणना हुई थी तो लगभग 54 करोड़ के आसपास के देश की आबादी थी। उसके हिसाब से हमारे जो सांसदों का निर्धारण हुआ था वो 543 होता है। आज हमारी जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है, फिर भी हमारे सांसद 543 ही हैं। उस समय लगभग 10 लाख लोगों की संख्या पर एक सांसद होते थे। आज हमारे सांसदों की जो आबादी है वो 30 लाख पर चली गई है और उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। तो जब हम अपने संसद के अधिकार को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी लोगों के अधिकार के, आम जनता के अधिकार को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी संसद को है। और संसद अपने अधिकारों को नहीं सुरक्षित कर पा रही है। और सबसे बड़ी जो चुनौती है और जो सबसे बड़ी जो संदेह की स्थिति है कि 26 में भी डिलिमिटेशन लागू नहीं होने वाला है।
इस पे फिर से रोक लगाई जाएगी और इसको फिर से 25 अच्छा, साल ये बढ़ाया आपका जाएगा। पक्का क्लेम है? इसलिए क्लेम है कि अप्रैल में उसका टाइम खत्म हो रहा है और आपको जी। देख लीजिए उसकी तैयारी, जो चीज 50 सालों में नहीं हुई और उस पे अगर हम 6 महीने पहले तक तैयार ही नहीं है, उस पे हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, संसद में कभी तो हमने चर्चा होते हुए इस पर देखा ही नहीं। संसद अगर की होता भी है तो हमेशा नेगेटिव वे पे जाता है। संसद में तो देखिए इस पे चर्चा ही नहीं होती। 2001 में भी जब ये बिल आया था तब भी लोगों को नहीं पता था, हम लोग उतने सक्रिय भी नहीं थे उस समय, उस उम्र में भी नहीं थे, लेकिन हमने बिल्कुल। बहुत सारे रिकॉर्ड खोजने की कोशिश करी कि उसमें जब चर्चा हुई थी तो किसी ने क्या अपनी बातें रखी, क्या तर्क रखा, लेकिन मुझे उसमें भी कहीं नहीं दिखाई दिया कि कोई राजनीतिक दल उसका मुखर होकर के विरोध किया या बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो दिखती, वो भी नहीं मुझे दिखता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें नहीं हुई तो इसका मतलब सहमति से बना। और अगर हम 26 की बात कर रहे हैं और 26 वो भी अप्रैल की हम बात कर रहे हैं और आज हम सितंबर में बैठे हुए हैं, तो जी। अगर कोई भी चीज़ 50 साल बाद अगर उसको बदलना है और 6 महीने पहले तक हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैसे लग रहा है कि वो बदल जाएगा? तो इसका मतलब 25 साल वो टलने वाला है। अच्छा, मैं एक पढ़ रही थी आर्टिकल जिसमें लिखा गया था कि 2001 में जब ये परिसीमन लागू हुआ था तब ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए थे। वो कहा जा रहा था कि 1976 में जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कवायद शुरू की थी, तो उसके हिसाब से ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए, सीटों में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, कम दिखाया गया। अब बहुत सारे अच्छे परफॉर्मर्स भी थे, जैसे कि केरल हो गया, फिर तमिलनाडु हो गए, साउथ के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सफलता हासिल की। लेकिन जहां पर पॉपुलेशन बढ़ा है, आबादी बढ़ी है, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गए, वहां पर भी परिसीमन के हिसाब से आपको सीटें बढ़ानी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ा। अब जाकर के अगर अभी परिसीमन होता है, लागू होता है, तो क्या उन राज्यों को जो गुड परफॉर्मर्स थे उनको नुकसान हो सकता है इससे? देखिए मनीषा जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत हास्यास्पद चीज़ ये है कि जब इस पे रोक लगाई गई थी तो इसका ये तर्क था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस पे रोक लगाई गई। जी। अब आप आम आदमी की भाषा में ये सोचिए कि डिलिमिटेशन से जनसंख्या कैसे नियंत्रित हो सकती है। मुझे बिल्कुल। तो नहीं समझ में आज तक आया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए डिलिमिटेशन पे रोक ये तो लगाना। ऐसे लगता है कि स्कूल में कंपटीशन करा दी हो। हाँ, और हम 2-4 आदमी बैठ करके एक फैसला ले लेते हैं और उसको जी। मान लेते हैं कि चलिए ठीक है। दूसरा जो ये तर्क दिया जाता है कि चलिए मैं उस बात को मानता हूं कि जो साउथ के राज्य थे उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने उस चीज को नियंत्रित किया। उत्तर के राज्य उस तरह से नहीं कर पाए। जी जी तो जी। जो वो परिस्थिति बनी वो आज भी है। डिलिमिटेशन को बढ़ाने का जो मेरी आशंका है उसी लिए है बिल्कुल। क्योंकि उत्तर के राज्यों ने तो आज भी जनसंख्या नहीं बढ़ाई। और दूसरी चीज क्या है कि जो सरकारें इस तर्क दे रही हैं, मैं चलिए लोकसभा को थोड़ा साइड कर लेता हूं, विधानसभा भी होती हैं, विधानसभा में आप डिलिमिटेशन क्यों नहीं लागू कर देते हैं? बिल्कुल। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की सीटें विधानसभा में बढ़ती हैं तो उससे केरल को क्या नुकसान होगा, कर्नाटक या आंध्र को क्या नुकसान हो सकता है? जी। अगर आज वर्तमान में अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, बिहार में डिलिमिटेशन अगर लागू होता, विधानसभा में मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें किसी और प्रदेश को क्या दिक्कत हो सकती है? जी जी। बिहार की सीटें जो अभी हम 243 की बात करते हैं वो सीधे बढ़ करके हो जाती लगभग 8 से 900 सीटें हो जाती। अभी हाल में कुछ चुनाव होने वाले हैं और इससे उन्हीं राज्यों को फायदा होता। खैर, मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगी कि अभी तक भारत के इतिहास में 4 बार डिलिमिटेशन लागू हुआ था। वो है 1952, 1962, 1963 और 2001। आप जरा बताइएगा, ये 4 बार लागू हुआ था, प्रक्रिया क्या है डिलिमिटेशन लागू करने की, और अगर अभी होता है तो क्या पहले और अभी में कुछ चेंजेस मिलेंगे क्या? देखिए, ये बहुत सिंपल सी इसकी प्रक्रिया है कि जो जनसंख्या के आंकड़े आते हैं उस पर एक आयोग बनता है और आयोग एकदम स्वच्छंद आयोग होता है, उसमें न सरकार या किसी भी व्यक्ति कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और एक कमेटी बनाई जाती है, वो उसको निर्धारित करती है और उसके माध्यम से वो सीटों को निर्धारित कर देती है और उसी के आधार पर होता है। पूर्ण रूप से जो डिलिमिटेशन हुआ है वो शुरुआत के 3 ही बार हुए हैं, जो लास्ट टाइम 71 में हुआ, उसके बाद से 76 में रोक लगा दी गई। 2001 में जो डिलिमिटेशन हुआ था उसमें जनसंख्या को ऐड नहीं किया गया था, उसमें केवल क्षेत्रों को ही उसी सीटों के माध्यम से केवल कन्वर्ट किया गया, तो उसे आप आंशिक डिलिमिटेशन कह सकते हैं। उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिलिमिटेशन का जो एडवांटेज है, जो समझने वाली बात है, जिसको संविधान निर्माताओं ने समझ करके बनाया था,
ये एक कंपटीशन क्रिएट करता है। सबसे पहले कि जनसंख्या बढ़ती है, अपना प्रतिनिधित्व बढ़ता है। उस जितने लोग देश में जनसंख्या के आधार पर उनके प्रतिनिधित्व को लाया जाता है, जो जनता के आवाज को लाकर के संसद में, विधानसभाओं में रखते हैं। दूसरी क्या चीज होती कि एरिया उतना ही है। जब सीटें बढ़ेंगी तो एरिया बदलता है, क्षेत्र बदलता है। तो जब किसी भी चीज का क्षेत्र बदलता है तो कंपटीशन बढ़ता है, और इस कंपटीशन में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उनको काम करने का तरीका बढ़ता है, उनको अलग तरह का कंपटीशन मिलता है। अभी के समय में क्या हो गया है कि आपने देखा होगा कि लोगों ने सीटें फिक्स हो गई, तो अधिकांश आप देखेंगे 50 से 60% ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे कि जो पिछले 20, 25, 30 सालों से लगातार जीतते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक कॉम्बिनेशन अपना बना लिया। उनको कोई कंपटीशन नहीं है, उसी के साथ वो चल रहे हैं। नए लोगों की एंट्री नहीं है, पुराने लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं बना करके मजबूती के साथ उस पर काम कर रहे हैं और वो चीज आगे बढ़ा रहे हैं। उसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप पॉलिटिकल फ्लॉज की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, इस सिद्धांत की अभी फिलहाल हालत क्या है पॉलिटिकल वर्ल्ड में? अब उसी की हालत आप देखिए कि केरल में एक व्यक्ति एक वोट की अलग सिद्धांत हो जाएंगे, अगर वही आप यूपी में आ जाएंगे तो अलग सिद्धांत हो जाएंगे। हम जो मूल, मैंने क्या कहा कि जो मूल सिद्धांत थे हमारे संविधान के, जो विधायिका बनाने के पहले जो सोचा गया था, वो तो आज है ही नहीं। हम लोकतंत्र की, सबसे बड़े लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, और अगर आप सच्चाई देखिए तो इस लोकतंत्र में हम कहाँ खड़े हैं? जब हम अपने जो हमारे मूल्य हैं, जिसके आधार पर हमारे देश का संविधान बना, जिसके आधार पर हम सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा कर रहे हैं, उन्हीं मूल्यों की तो तिलांजलि हमने दे दी डिलिमिटेशन लागू करके। तो जब हम उन मूल्यों को हम खुद नहीं मान रहे हैं और उसके बाद हम दावा करते हैं कि डिलिमिटेशन लागू है। आज आप एक एवरेज निकालेंगे तो भारत में लगभग 25 लाख से ऊपर की आबादी पर एक सांसद होते हैं जी, जो कि 10 लाख के आसपास थे 1971 के जनगणना के बाद। अब आप एक बात बताइए कि जो चीज 10 लाख पे होनी चाहिए वो 25 लाख पे हो रही है, तो 2.5 गुना का अंतर तो यहाँ आ गया। 30 लाख के आसपास ही है, लगभग 30 लाख के आसपास होती है। हाँ। तो अगर ये चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, उस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम करने की तो बात बहुत दूर की। मैं क्या कह रहा हूँ कि अप्रैल में इसका समय सीमा समाप्त होने वाली है और हम इस पे चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, तो होने की संभावना तो कैसे है? मेरा ये सवाल रहेगा कि युवा अब क्यों जाग रहा है? ये सवाल मुझे लगता है मेरे हिसाब से 2-3 साल पहले पूछना चाहिए था। अब तो कर दिखाने का समय आ गया है। बिल्कुल कर दिखाने का, और मैं तो ये कह रहा हूं कि इसके लिए ये सवाल युवा का है ही नहीं। ये सवाल हमारे उन लोगों का है कि जो लोग हमारे देश की सरकारें चला रहे हैं, जो लोग सत्ता में हैं, अगर वो अपने युवाओं के साथ इस तरह का अन्याय कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जब हमारे नीति निर्माताओं ने, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज का प्रोविजन क्यों किया था? उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए तो किया नहीं था। उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस चीज को लगाया था कि परिसीमन अनिवार्य है, और इसका कोई प्रोविजन नहीं है। परिसीमन अनिवार्य है तो अनिवार्य है। चलिए, मैं ये मान लेती हूँ कि जो अभी की रनिंग पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जो अभी पावर में है, उन्होंने अपनी किसी फायदे के लिए इस पर ज्यादा जोर नहीं डाला होगा, लेकिन ऑपोजिशन के भी मुंह बंद है इस पे। ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने क्या कहा, यहाँ पक्ष विपक्ष है ही नहीं। अच्छा, यहाँ तो सबकी अपनी राजनीति है। मैं आपको एक तर्क के माध्यम से इसको समझाता हूँ। आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, परिसीमन पर रोक से पहले इस देश में कोई भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे होंगे। हर नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप परिसीमन के बाद से लगे, क्योंकि उनकी मोनोपोली हुई और उन्होंने गड़बड़ी करना शुरू कर दिया। पहले आपने देखा होगा कि देश के इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता थे कि जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे, और आज के समय में आप देख लीजिए कि लोग जेल में चले जाते हैं, जेल से सरकार चलाते हैं, और उसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम दोषी हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब परिसीमन पर रोक लगती है और कंपटीशन खत्म हो जाता है तो मोनोपोली बनती है। अब या तो मेरी सरकार होगी या तो आपकी सरकार होगी, दोनों लोग तो हम हैं ही सरकार में, और सरकार बदलती है ना। जो प्रतिनिधि हैं, मैंने क्या कहा कि आप उठा करके देखेंगे तो इस देश में 60% से ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। और इस देश में इस बात को बड़े जोर शोर से कहा जाता है कि वो 8 बार के सांसद हैं, 10 बार के सांसद हैं। अगर खबरों में आप देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है फलाने की जमीन है ये। जैसे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगी, या फिर किसी जो पॉलिटिशियन है मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन कहा जाता है कि फलाने की ये ज़मीन है, फलाने की ये सिटी है या फिर टाउन है, ऐसा कहा जाता है, क्षेत्र उनका है।
है ना? हाँ, वो उनके क्षेत्र पे बिल्कुल। पकड़ है, यही सब चीज़ें होती हैं कि जी। उनके सिवा कोई चुनाव जीत नहीं सकता है। अच्छा, 2022 की अगर बात करूँ तो 2022 में एक कानून पारित हुआ था, उसे कहते हैं महिला आरक्षण कानून, और उसके तहत कहा गया था कि डीलिमिटेशन जब लागू होगा उसके बाद 33% का जो आरक्षण है वो मान्य माना जाएगा। ऐसा अब आप सोचिए कि अगर ये डीलिमिटेशन लागू नहीं होता है, फिर महिला आरक्षण का जो बिल पारित हुआ उसका क्या होगा? मैंने क्या कहा कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हुँ, राजनीति में जो चीज़ दिखती है और जो चीज़ होती है, दोनों में फ़र्क है। हुँ, जब इस चीज़ को आपने इससे जोड़ दिया और डिलिमिटेशन करने की तैयारी अभी तक नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है कि महिला आरक्षण नहीं लागू होगा? जब बिल पास हुआ और उसके साथ एक क्लॉज और कंडीशन लगा दी गई कि जी। डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा हुँ, और डिलिमिटेशन हमको नहीं ये करना तो है, लॉलीपॉप दिखाने तो वाली बात हो गई। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? कारण क्या है कि उसको आपको उससे जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब 23 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, तो उसको 24 के लोकसभा में लागू कर देना चाहिए था। बिल्कुल। उसको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ने का सीधा और सरल सा एक तरीका था कि डिलिमिटेशन नहीं होता है तो महिला हुँ, आरक्षण बिल नहीं लागू होगा और डिलिमिटेशन करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो अगर हम तैयार नहीं हैं तो उसको हम नहीं करेंगे और महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा। अब एक और हम तथ्य आपको बता रहे हैं कि हुँ, जो हम युवाओं को जोड़ करके बात करते हैं कि डिलिमिटेशन के 3 चुनाव आप देखेंगे तो जो 40 साल से कम उम्र के सांसदों की संख्या थी, वो 30% से ज़्यादा थी, जो जिनकी एज 40 साल से कम थी, हुँ, हुँ, और आज वो घट करके 10% हो गई। ऐसा क्यों हुआ? अगर युवा देश की आज़ादी के बाद हुँ, राजनीति में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, वो 30% की भागीदारी रखते थे 3 चुनावों तक, तो हुँ, उनकी संख्या में एकाएक इतना बदलाव क्यों आया? हुँ, उनको हुँ, हुँ, राजनीति से इतनी दूरी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सही बात है। क्योंकि उनको मौका ही नहीं दिया गया। हुँ, 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 उनको दूर कर दिया गया इस चीज़ों से, हुँ, और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज राजनीति में युवा राजनीति का मतलब ये है परिवारवाद। बिल्कुल। किसी भी एक भी आप सांसद को, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी सांसद अगर 25 से 30 साल के बीच आम जनता के बीच का हो तो आप उसका नाम बता दीजिए। वो देखिए किसी ना, न किसी राजनीतिक हमेशा ये परिवार से खबर है। में आती सुर्खियाँ बनी रहती हैं कि फलाने मंत्री के बेटे को ये सीट मिली, वो वहाँ से उम्मीदवार हैं। ऐसा क्यों? जब कोई कॉम्पिटिशन पे उतरे नहीं और वो कहीं पर अपने आप को प्रूव नहीं कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, पर्सनल बैकग्राउंड, फिर आप कैसे माने माने जाते हैं किसी जगह के उम्मीदवार बनने के और या फिर किसी क्षेत्र पर शासन करने के लिए? देखिए, जब आपको ही तय करना है हुँ। कि चुनाव में उम्मीदवार कौन होने वाला है, तो आप जिसको तय तय फिर आप करेंगे वही ये होगा। कहना छोड़ दीजिए कि जनता जनार्दन है, वही नहीं, मानेगी, वही अपना जो डिसीजन है वो बताएगी। क्योंकि आप तो डिसाइड कर चुके हैं कि हमारी कुर्सी है, अब हमारा बेटा बैठेगा इस कुर्सी पर। बिल्कुल, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सामने से दिख रहा है। आप भारत की राजनीति में ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको जाँचने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। आप जिधर नज़र उठा के देखेंगे ऐसे ही लोग दिखेंगे। इस देश की जनता के लिए सबसे बड़ा भ्रामक शब्द जो है कि जनता सरकार चुनती है। जनता कहाँ सरकार अच्छा, चुनती है? आपसे एक व्यक्तिगत सवाल होगा, आपके हिसाब से किस पार्टी में ज़्यादा परिवारवाद देखने को मिलता है? देखिए, ये हम ऐसे इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि हुँ। परिवारवाद की परिभाषा अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरह से हो हुँ, जाती है, हुँ, हुँ। और मैं परिवारवाद का विरोधी नहीं हूँ। अच्छा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लड़के को अधिकार नहीं है। इस देश में हर नागरिक का वो अधिकार है हुँ। जो एक आम व्यक्ति का होना चाहिए। अगर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, उनके परिवार को अगर राजनीति में आने का इंटरेस्ट है तो मुझे कोई उससे आपत्ति नहीं है, उनको काम करना चाहिए। लेकिन लेकिन किसी के अधिकार को छीन करके उनको किसी के ऊपर थोप देना, अगर आप एक बात बताइए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र में फ़र्क क्या हो जाएगा? जब राजा का लड़का ही राजा बनता है, तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र में कोई फ़र्क वही नहीं तो मैं बचा। कह रही हूँ कि जब तक आपने लिटमस टेस्ट नहीं दिया है, आप कैसे कहीं के उम्मीदवार बन तो जाएँगे? मैं उसी चीज़ को कह रहा हूँ ना कि आप जो ये जो पैमाना है, यही पैमाना गलत है कि आप उनको लाते हैं हुँ, अपने प्रभाव से,
अपनी ताकत से और उसी के आधार पर या पार्टी की जो जन समर्थन है उसी के आधार पर आप उसको जीतते हैं। मैं जो बार बार इस बात की बात कह रहा हूं, इसके पीछे का तथ्य यही था, जो परिसीमन की हम बात कर रहे हैं। परिसीमन क्यों फायदेमंद था या परिसीमन पर रोक लगाने के पीछे के कारण क्या थे? क्योंकि अगर परिसीमन लागू होता तो परिवारवाद इस देश से खत्म हो जाता। क्योंकि आप कंपटीशन में उस व्यक्ति का सामना कैसे कर पाएंगे जो व्यक्ति वाकई में काबिल होगा। आपने किसी चीज पर रोक लगा करके बाकी लोगों को कंपटीशन में आने ही नहीं दिया, और जब कंपटीशन में नहीं आने दे रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होता है कि जो लोग बचे हैं वही लोग शासन कर रहे हैं। आपके हिसाब से जो युवा है वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभाए ताकि ये मुद्दा सरकार तक और संसद तक पहुंचे? देखिए, युवा को इस बात को लेकर के गंभीर चिंतन करना चाहिए कि सबसे पहले कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या थे। आप 50 सालों में डिलिमिटेशन को रोक करके क्यों बैठे हैं? इसके तर्क को आप समझाइए पूरे देश को। इस पे चर्चा करके आप बताइए कि आखिर डिलिमिटेशन को क्यों बंद किया गया। अगर हमारे संविधान में इसका प्रोविजन किया गया था तो हमको इस पे रोक लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, और इस पे रोक लगा करके हमने देश को क्या दिया, देश ने डिलिमिटेशन के क्या फायदे हासिल किए। वर्तमान में जो लोग भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो पक्ष में, क्योंकि जब पहली बार लागू हुआ था तो देश में कांग्रेस की सरकार थी और जब दूसरी बार लागू हुआ तो देश में भाजपा की सरकार थी। तो मुझे लग रहा है कि वर्तमान में दोनों सरकारों के समय में लागू हुआ तो दोनों सरकारों की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इस बात को बताएं, पूरे देश को समझाएं कि इसको लागू करने के पीछे हमारी मंशा ये थी, और देश ने इस 25 सालों में और या इस 50 सालों में जो पूरे कार्यकाल था देश ने ये चीज हासिल किया। और अगर वो देश को समझाने में समर्थ हो जाते हैं तो देश मान जाएगा कि डिलिमिटेशन फायदेमंद है। लेकिन अगर ये समझाने के लिए वो तैयार नहीं है तो उसके पीछे की मंशा क्या है? मुझे ना ये जो उनका तर्क था कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है इसलिए हम डिलिमिटेशन लागू नहीं करेंगे, मुझे ये तर्क समझ में नहीं आ रहा है। आप जरा जनता को भी बताएं, क्योंकि उनके जहन में भी ये सवाल जरूर होगा कि ये तर्क देना बिल्कुल फिजूल था मेरे हिसाब से। मैं यही कह रहा हूं ना कि इससे बड़ा इस देश में मुझे नहीं लगता कि अब तक कोई मजाक होगा कि डिलिमिटेशन इस वजह से लागू कर दिया को बंद कर दिया गया कि देश की आबादी को कंट्रोल किया जाएगा। और मैं पूछ रहा हूं ना कि इस 50 सालों में क्या उत्तर भारत ने अपनी आबादी कंट्रोल कर ली? अगर कंट्रोल की होगी तो 54 जब डिलिमिटेशन पर रोक लगाई गई थी उस समय भारत की जो जनगणना हुई थी 71 में, उसके आधार पर जनसंख्या मैंने बताया 54 करोड़ जी जी जी। आज 145 हो गई, मतलब 90 करोड़ आबादी हम बढ़ गए। डिलिमिटेशन पर रोक लगाने का जो सबसे बड़ा फायदा बताया गया था वो ये है कि हम 90 करोड़ बढ़ गए। तो अब आप इसका सोच लीजिए कि हमारे जो जिन लोगों ने इस पे चर्चा करी होगी या इस पे रोक लगाने का जो ये तर्क दिया होगा वो कितने बुद्धिजीवी रहे होंगे कि जो इस तर्क के आधार पर उन्होंने रोक लगाया। आपको याद होगा जब यूपी का चुनाव हो रहा था, एक आवाज उठी थी कि हम जनगणना करवाएंगे जब हमारी सरकार आएगी, विपक्ष की तरफ से। लेकिन जो सरकार थी जो अभी वहां पर है, अभी बीजेपी की सरकार है, उनकी तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज देखने को नहीं मिली थी जनगणना के लिए। ऐसा क्यों है? मैंने क्या कहा कि जो बेसिक जनता के मुद्दे हैं उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। राजनीति का काम ये नहीं होता है कि जनता को उलझा के रखना। बिल्कुल। राजनीति का काम ये होता है कि जनता के मुद्दों पर जनता को अवेयर करना, उसमें उनको शामिल करना। लोकतंत्र इसी का नाम होता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल अपने कामों को करते हैं और बाकी लोगों को उससे दूर कर दें। अगर मैं बात कर रहा हूँ जनगणना की, 2021 में होनी थी, नहीं हुई। अब उसका कारण क्या है? भाई कोरोना आया, कोरोना चला गया, बाकी चीजें तो हुई। हमने 2024 में लोकसभा का चुनाव कराया, जनगणना नहीं हुई। तो ये सवाल जो है ना हमारे देश में उस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं जिस तरीके से पूछे जाने चाहिए। हम अलग अलग तरीके से। और दूसरी, आजकल आपने देखा होगा कि राजनीति इस बात पे बहुत जोर दे रही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आजकल बहुत चर्चाएं चल रही हैं, संविधान की बहुत चर्चाएं चल रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश हर कोई संविधान लेके खड़ा हो जाता है, संसद में खड़ा हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि SC ST का रिजर्वेशन सिर्फ इलेक्शन में है। डिलिमिटेशन न होने का सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? अगर डिलिमिटेशन होता
तो SC आज ST के को डेट में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होता तो SC ST को होता। जी जी आज जी आप मुझे ये बताइए कि इस देश में SC ST के नाम पर, दलित के नाम पर राजनीति करने वाले किसी व्यक्ति ने ये क्यों नहीं कहा कि डिलिमिटेशन में SC ST का नुकसान हो रहा है? यहाँ तो जब SC ST की तरफ से भी इसके ऊपर नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आवाज ना, नहीं है। इस पे इसलिए आवाज नहीं है कि लोगों को इसको भुलवा दिया गया। लोगों को ध्यान में नहीं है कि मेरा अधिकार मुझसे छीन लिया गया, और मेरे अधिकार छीने जाने के बावजूद भी हम उस पर चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही है ना, तो आप उन्हीं SC ST के अधिकार को कैसे रोक सकते हैं? आज अगर सीटें बढ़ती तो उनका रिजर्वेशन तो सीधा सीधा मिलता। हम महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये तो तब लागू होगा जब डिलिमिटेशन लागू होगा। उनका तो पहले से चलता हुआ आ रहा है, उनका प्रतिनिधित्व तो बढ़ता ना। अच्छा, मान लीजिए कि 2026 में मान लीजिए कि ये डिलिमिटेशन लागू नहीं होता है, तो इस पर लोकतंत्र पर किस तरीके से दीर्घकालिक असर पड़ेगा? देखिए, आने वाले समय में अगर इस बार डिलिमिटेशन नहीं होता है तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को जो अभी भी आरोप लगाए जाते हैं और आरोप लगते हैं कि कुछ लोगों ने भारत की राजनीति को अपने कब्जे में कर लिया है, और उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। आप पूरे देश का उठा करके देख लीजिए तो बहुत सारे कुछ परिवार हैं जिनका पूरे देश की राजनीति पे कब्जा है। वो एकदम पूर्ण रूप से हो जाएगा, भारत का लोकतंत्र नहीं बचेगा, क्योंकि नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। वही पुराने लोग और उनकी आने वाली जनरेशन इस देश पर राज करेगी, तो वो नियम कानून जितने भी चीजें होंगी उन्हीं के आधार पर बनाए जाएंगे और उसी के आधार पर चीजें चलेंगी। अब तथ्यों के आधार पर अगर आप देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि आप करप्शन का आरोप किसी भी नेता पर 1971 के पहले नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस समय कंपटीशन था, उस तरह के लोग निकल कर आए जिनमें नैतिकता थी और जनता के पास भी मौके थे, उनके पास चुनने के लिए प्रतिनिधि बदलते थे। नए लोग जब आते हैं तब आपको अवसर मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पे, कहीं ना कहीं उस जमाने में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो था वो कहीं दबी हुई थी। आप अगर देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स में इसका उल्लेख भी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है या प्रेस जो इंडिपेंडेंस है उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ा मरोड़ा गया था, रोका गया था। इसको करने के लिए सारी चीजें करी गई ना। मैंने आपको क्या कहा कि डिलिमिटेशन पर रोक इमरजेंसी में लगाई गई थी जी। जब लोगों को पता भी नहीं चला कि डिलिमिटेशन पर रोक लगा दी गई है। ऐसी क्या जरूरत आ गई थी? मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर इमरजेंसी देश में थी तो उस समय जनसंख्या नियंत्रण और डिलिमिटेशन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर देखें ना 1976 में डिलिमिटेशन लागू हुआ था और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगले 10 साल बाद होना था। मतलब 1976 में अराउंड 7 साल बचे हुए थे डिलिमिटेशन को फिर से लागू करने के लिए। जो बात बहुत दूर की है उस पर अभी अमल करके क्या फायदा? उस पर आप कानून क्यों निकाल रहे हो? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है ना कि उस समय देश इमरजेंसी में था। ये कोई ऐसा जरूरी मुद्दा नहीं था कि जिसके लिए वक्त नहीं मिलता। इसके लिए आपके पास पर्याप्त वक्त मिलते, उस पर आप चर्चा करवा सकते थे, चर्चा कराकर उस पर बाकी चीजें हो सकती थी। उस बीच लाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि आप लोकतंत्र की जो आस्था है, जो लोकतंत्र में हम बात करते हैं एक वोट अधिकार, ये सारी चीजें वहीं पे खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जब आपके वोट की वैल्यू ही नहीं बचती है। और बेस क्या दिया गया? जनसंख्या नियंत्रण आपने कर लिया। अगर आप नहीं कर पाए तो कम से कम अब उसको हटा दीजिए, आप उसकी तैयारी करिए। और जो तर्क बार बार दिए जाते हैं दक्षिण और उत्तर को, तो मैं तो इसको इसलिए नहीं समझ पाता हूं कि आप विधानसभा पे इस पे क्यों नहीं लागू कर देते? विधानसभा में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप विधानसभा पे लागू करिए। अभी भी जितने नए राज्य बने हैं उस पे लागू किया गया। आप उत्तराखंड की को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, और अभी एकदम नया नया राज्य बना है तेलंगाना। उसके विधानसभाओं की संख्या आप देख लीजिए, और जो बड़े राज्य हैं उनके हिसाब से सीटें बढ़ी। विधानसभा पे अगर जो ये लॉजिक दिया गया है कि उत्तर और दक्षिण के राज्यों का जो सीटों का कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर ये तर्क आपके, मैं मानने को तैयार हो जा रहा हूं कि आपकी बातें सही हैं, आप विधानसभा में लागू कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज विधानसभा में हर प्रदेश की सीटें 3 गुना बढ़ जाएंगी, लेकिन आप उस पर क्यों नहीं लागू करते हैं? क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि कंपटीशन हो।
दुनिया में आप एक बात बताइए, पूरे विश्व के किसी भी देश को उठा करके आप देख लीजिए, मैं आंकड़े के हिसाब से आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर अगर सांसद हैं तो वो हैं अमेरिका में। अमेरिका में 6 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद हैं, कि सबसे ज़्यादा की मैं बात कह रहा हूँ। हमारे यहाँ 30 पे हैं, ठीक है। हम विकसित देशों की बात कर रहे हैं जिसके हम तुलना करना चाह रहे हैं, जिसपे हम बार बार कह रहे हैं कि हम 47 में विकसित हो जाएंगे। उस देशों के लोकतंत्र में आप ये देखिए कि उनकी व्यवस्था क्या है। केवल अमेरिका ऐसा देश है कि जहां 6 लाख की आबादी पे एक सांसद आते हैं, वरना यूरोप के जितने भी देश हैं उसकी अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 1.5 लाख की संख्या पे एक सांसद आता है। आप ब्राजील को तुलना कर लीजिए जिसकी आबादी यूपी के बराबर है, वहाँ 500 सांसद हैं और यूपी में 80 सांसद हैं। और आप बात करते हैं कि हमको विकसित भारत बनना है, तो आप किसी से भी तो तुलना करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको किसी, हम लोकतंत्र के, और हम कॉपी भी करते हैं, अगर हमारा संविधान की बात करी जाए तो ज़्यादातर हमने अमेरिका और ब्रिटेन से ही लिया है, तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं सीख पाए? अगर इस चीज़ की, और वहाँ पर भी ये प्रक्रिया हमेशा लागू होती है, किसी देश ने डिलिमिटेशन पर रोक नहीं लगाई है सिवाय भारत के। तो आप ये सोचिए कि इसके पीछे की साजिश क्या हो सकती है। अगर हम मौजूदा हाल में देखें तो साउथ में बीजेपी का असर थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू नॉर्थ, है ना। और साउथ में पॉपुलेशन भी कंट्रोल्ड है, नॉर्थ में ज़्यादा है, यूपी में ज़्यादा है। क्या इस वजह से भी ये डिलिमिटेशन को रोका जा रहा है कि कहीं इन्फ्लुएंस जो है वो उधर ना बढ़ जाए? क्योंकि अगर डिलिमिटेशन होगा तो वहाँ सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिसकी यूपी उसी की सरकार, उसी की गद्दी, वही पीएम, है ना। तो अगर यूपी में, चले वाजिब बात है कि यूपी में ही बढ़ेगा, लेकिन अगर वहाँ भी सीटें बढ़ जाती हैं एज कंपेयर टू यूपी, तो वहाँ वो जो सीटें हैं या फिर वोट्स हैं वो बंटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, वो तो उसका ही तो मैं बात कह रहा हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इसका एक समाधान निकाला जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता, मेरा ये कोई तर्क नहीं है कि साउथ को इसमें के साथ अन्याय हो, लेकिन साउथ के साथ अन्याय हो सकता है इसकी संभावना पे हम बात कर रहे हैं। नॉर्थ के साथ तो ऑलरेडी 50 साल से हो रहा है, उस पर हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं भाई? अगर साउथ को नुकसान हो सकता है भविष्य में, इस बात पे मैं मान रहा हूँ और होना नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्थ का जो 50 साल से नुकसान हो रहा है उस पे क्यों नहीं बात हो रही है? बिल्कुल। और अगर हो रही है तो इसके बीच का कोई रास्ता होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि इसके बीच का कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। उसके बीच का आप रास्ता निकाल सकते हैं। उसके लिए आप उसके जितने स्टेक होल्डर हैं उनके साथ आप बैठिए, उस पर चर्चा करिए, आम जनता की उसमें राय ली जाए। तो इसके लिए तो जब तक आप प्रक्रिया में नहीं आएंगे, प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, उस पर लोगों की राय नहीं ली जाएगी, तब तक कैसे माना जाएगा? ये तो मनगढ़ंत तरीके से मान लिया गया ना। इसमें तो किसी से कोई राय ली नहीं जा रही है। हम अपने मनगढ़ंत तरीकों से मान चुके हैं कि डिलिमिटेशन का फायदा ये है, डिलिमिटेशन का नुकसान ये है। आप ये एग्जाम्पल पे देखिए कि भारत 76 के बाद में क्या बदला है। भारत में ऐसा हमने क्या हासिल कर लिया डिलिमिटेशन पर रोक लगा के? कोई भी राजनीतिक दल, एकाध अगर अपवाद को आप छोड़ दीजिए, कि जितने भी आज के डेट में बड़े नेता हैं, जिनको आप बड़े नेता कह रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में किसी की जगह पर, उन सबकी उत्पत्ति डिलिमिटेशन से पहले हुई है। डिलिमिटेशन के बाद आप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जो राजनीति के शीर्ष पे पहुंचा हो आप नहीं पा पाएंगे, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला। आम आदमी के बीच से पैदा हुआ कोई नेता आप 76 के बाद से बता दीजिए, अगर भारत की राजनीति में छाया हो तो आप बताइए। क्योंकि जब आप आम आदमी को राजनीति में आने ही नहीं देंगे तो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? जी। और बात कर रहे हैं कि आप, शायद अगर डिलिमिटेशन लागू होता तो लोकतंत्र की जो छवि है आज वो कुछ और होती भारत में। भारत में आज एक बात बताइए, अगर हम 2011 की जनसंख्या के अनुसार हमारे पास 1200 से ज्यादा सांसद होते तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ती। जी। आम आदमी, देखिए हमारे देश के संविधान में जो संसद का स्थान है वो इसलिए रखा गया है कि वो कनेक्ट करता है आम जनता से। उसके लिए तो अगर मान लीजिए कि अगर डिक्टेटरशिप भी लागू हो जाए देश में, तब भी तो ये ब्यूरोक्रेसी तब भी काम करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करेगी। लेकिन जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जनता की आवाज। जब हम सांसद भेजते हैं या विधायक भेजते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे क्षेत्र की आवाज वहां पर जाके उठाई जाएगी। तो जब हमारे क्षेत्र की आवाज ही वहां नहीं उठ पा रही है, लोग बढ़ रहे हैं, जनरेशन में कितना बदलाव आया, 50 साल की जनरेशन बदल गई, हमारे नेता नहीं बदल पा रहे हैं। आज भी आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे राजनीति में व्यक्ति हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन वो हैं।
हम आज के डेट में विज्ञान कितनी तरक्की कर गया, दुनिया कितनी तरक्की कर गई, हम टेक्नोलॉजी में कितने आगे चले गए, लेकिन क्या वो चीज़ राजनीति में दिखती है? नहीं। क्यों नहीं दिखती है? जबकि उसका स्थान सबसे ऊपर दिया गया है। वो कानून बनाते हैं, और जिस कानून को पूरे देश को मानना होता है, पूरे देश की विदेश नीति वही निर्धारित करते हैं, आर्थिक नीति वही निर्धारित करते हैं, सारा निर्धारण वहीं से किया जाता है। और अगर वहाँ पर न्याय नहीं हो रहा है तो आप ये सोचिए कि हम किस लोकतंत्र में रह रहे हैं, और इस लोकतंत्र का भविष्य क्या है। अच्छा, आखिरी आपसे सवाल आपसे ये रहेगा कि आप आई युवा और युवा भारत अभियान के थ्रू कैसे लोगों को जागरूक करेंगे, कैसे युवा आपसे जुड़े, ज़रा आप बता दें ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें आसानी हो आपसे जुड़ने में। देखिए, मेरा सीधा सा ये मकसद है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो युवा से जुड़े मुद्दे हैं, उस पे युवाओं को बहुत सक्रियता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ भाग लेना चाहिए। कारण क्या है, ये देश किसी व्यक्ति का नहीं है, ये देश हम सब का है, और हमारी सबकी एक बराबर की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज़ को आगे कैसे ले जाते हैं। अगर हम उस चीज़ को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम किसी को आरोप प्रत्यारोप में जा कर के ये जिम्मेदारी से अपने आप को नहीं भाग सकते हैं। और ख़ास करके जब भारत की बात हो रही है तो युवा की बात होती है, क्योंकि इस देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवा की है। आज हम रोजगार की बात करते हैं, आज हम महंगाई की बात करते हैं, तो ये रोजगार और महंगाई किस का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? युवा के ऊपर पड़ता है। और वही युवा नीति निर्धारण में अगर शामिल नहीं हो पा रहा है तो वो इसकी लड़ाई कैसे लड़ेगा, वो इस समस्या से बाहर कैसे निकल पाएगा। आज बात होती है कि रोजगार के नाम पर कि परीक्षाएं होती हैं और उसमें करप्शन हो गया, पेपर लीक हो गए, और उसका सबसे ज़्यादा परिणाम किसको भुगतना पड़ रहा है? युवा को भुगतना पड़ रहा है। तो उस पर आगे क्या हो रहा है? उस पर आगे कुछ नया चीज़ हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लोग पहले से बैठे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप बताइए, कोई भारत का ऐसा नेता है जिसका लड़का नौकरी के लिए संघर्ष करता आपको दिखा है? मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक। जब वो नहीं कर रहे हैं, जो फीलिंग नहीं है, अगर मुझे कोई समस्या है तो उसको मैं फील कर सकता हूं और उसके समाधान की दिशा में मैं काम कर सकता हूं। जब संसद में बैठे लोग जो नीतियां बना रहे हैं वो ये फील ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थितियां हैं, तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे? वो फील नहीं हो कर पा रहा है, जब इसीलिए आम आदमी का वहां पहुंचना जरूरी है। एक और मैं एग्जाम्पल के तहत आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा, केवल राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर फील्ड का आदमी आना चाहता है और आता है। कोई भी आप इस देश में कोई फील्ड नहीं बता सकते हैं कि जिसमें जो लोग मैथ्स कॉमर्स कुछ नहीं चलेगा, सब हर कोई आ सकता है, हर लोग आते हैं और हर आदमी आकर के अपने इच्छानुसार। तो क्या राजनीति डस्टबिन है कि आप कहीं से भी कोई भी कूड़ा कचरा उठा करके उसमें डाल देंगे? कोई भी व्यक्ति अपना कैरियर छोड़ के राजनीति में आया है? नहीं, मेरे हिसाब से जिसका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, इसकी कोई स्पेस नहीं होती। नहीं, मैं उस बात का नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मेरा तर्क ये है कि अगर जैसे आप पत्रकारिता में हैं तो आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, तो आइए। लेकिन अगर पत्रकारिता में आपका करियर खत्म हो जाता है और आप ऑप्शन के रूप में पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और पॉलिटिक्स आपको एक्सेप्ट कैसे लेते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, इसका ये मतलब है ना कि जो लोग अपने फील्ड में रिटायर हो चुके हैं, जिनका अपने फील्ड में अब कोई स्कोप नहीं बचा है, वो राजनीति में कैसे आकर के कर लेते हैं? हर फील्ड का एक सिद्धांत होता है ना, हर फील्ड में काम करने का एक तरीका होता है। क्रिकेटर है, रिटायर हो गया, वो राजनीति में आ गया। फिल्म स्टार है, उनकी फिल्में नहीं चल रही, वो राजनीति में आ गए। अलग अलग फील्ड के लोग जिनका अपने जगह काम नहीं चल रहा, तो आप उन लोगों के साथ राजनीति करना चाह रहे हैं ना जो अपने फील्ड से रिटायर हो चुके हैं, अपने फील्ड से बाहर चले गए हैं। आप अपने युवाओं को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं कि जो फुल टाइम उस काम को करने के लिए तैयार हैं? भाई, आज एक बात बताइए, हर चीज़ में एक एक्सपीरियंस होता है। कोई भी व्यक्ति अगर 25 साल की उम्र में सांसद बनता है और 50 साल की उम्र में जा करके वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा तो उसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन कोई भी आदमी अगर 60 साल की उम्र के बाद, रिटायर होने के बाद अगर वो पॉलिटिक्स में आता है तो उसका पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस क्या है? वो तो उसका एक्सपीरियंस कुछ नहीं हुआ। सही बात है। जब हम इस प्रणाली को करेंगे तो हर ताकतवर व्यक्ति पॉलिटिक्स में आएगा। वो लोग पॉलिटिक्स में कैसे आ जा रहे हैं? अपनी फेम की वजह से, अपने पैसे की वजह से, और सीधे एंट्री कर ले रहे हैं। तो वो उनकी सोच एक आम आदमी की सोच नहीं हो सकती है। उनकी सोच उस स्ट्रगल करते हुए युवा की तरह नहीं हो सकती है कि जो एक एग्जाम के पेपर देने के लिए कितने पैसे किस जुगाड़ से करता है और वो कैंसिल हो जाता है। तो जब तक हम इन विचारों के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे कि
उन युवाओं की आवाज़ वहाँ जानी चाहिए, उनके बीच का आदमी जाना चाहिए। भारत में इसीलिए तो आप एक एजुकेशन को मैंडेटरी नहीं किया गया है चुनाव लड़ने के लिए। कारण क्या है कि लोग जो गरीब थे, जो किसान थे, अनपढ़ थे, वो नहीं जा पाते, तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, इसीलिए उस चीज़ को नहीं रखा गया था। और आज वही चीज़ हो रही है। आप एज लिमिट आपने देखा होगा कि कोई है ही नहीं, रिटायरमेंट की कोई लिमिट ही नहीं है। तो युवाओं को जब मौका ही नहीं दिया जाएगा, युवा आगे नहीं आएगा, तो देश का लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था ना कि लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना बच्चों संभाल के। तो बच्चे को बेचारों को उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा है, उन्हीं का तो सबसे ज्यादा शोषण किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो आज का युवा है वो लोकतंत्र को समझे, और लोकतंत्र के पीछे जो छुपी हुई साजिशें हैं, जो एक तरह से दिखाई नहीं दे रही हैं, उनको वो समझे कि किस योजना को किस तरीके से लागू किया जा रहा है, उसके लिए किन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। जो डिलिमिटेशन के माध्यम से लोकतंत्र को परिवारवाद में बदलने के लिए जो साजिश चली गई, जो आज सफल है, तो उसी तरह की जो योजनाएं अंदर से चलाई जा रही हैं कुछ व्यक्ति विशेष के लिए, कुछ परिवार विशेष को, उसको समझना पड़ेगा। वो केवल अंधभक्त बनकर आंखों पे पट्टी बांध करके किसी राजनीतिक दल के तरफ से बोलने की उसको जरूरत नहीं है। उसको सही को सही बोलना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक वो जागरूक नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं होंगी। तो मेरा ये है कि युवा को डिलिमिटेशन पे मुखर होकर के बात करनी चाहिए। जिस भी पार्टी का है, वो कार्यकर्ता हो, स्टूडेंट हो, जॉब में हो, कहीं पे भी, वो सवाल तो पूछे डिलिमिटेशन पे रोक क्यों लगाई गई। जब वो सवाल पूछेगा तो उसके तर्कों से उसको पता चल जाएगा कि हमारा लोकतंत्र 50 साल पहले किस तरीके का था, और इन 50 सालों में हमने अपने लोकतंत्र को किस तरीके से बनाया है। तो आज का युवा बहुत तेज है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को पकड़ लेगा कि इसके पीछे क्या साजिश थी, और इसके होने के बाद देश किस तरह से बदल करके आगे आएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और इतनी जटिल विषय को इतनी सरलता से, इतनी आसानी से बताने के लिए। मैं अपनी जनता से, जो भी हमें देख रहे हैं, मैं उनसे ये बात कहूँगी कि डिलिमिटेशन जो है वो सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। आप जागरूक होइए, आए युवा और युवा भारत अभियान से जुड़िए और इस पर आवाज़ उठाइए। शुक्रिया।